नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रीतेश राजपूत और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे ब्लेंडर की 6th क्लास में। और इस क्लास में हम सीखेंगे एनिमेशन के बेसिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एनिमेशन करने के लिए हम यूज़ करेंगे टाइमलाइन। और टाइमलाइन विंडो कहाँ पे, जो आप ये नीचे देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं टाइमलाइन विंडो। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अगर इन केस आपको ये टाइमलाइन विंडो नहीं नज़र आ रही है तो आप व्यू पोर्ट को स्प्लिट करके और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं टाइमलाइन। एनिमेशन को प्ले करने के लिए हम ये जो हमारा प्ले बटन है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी एनिमेशन प्ले हो जाएगी। और अगर हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये पॉज हो जाएगी। और एनिमेशन को प्ले पॉज करने के लिए जो हमारा शॉर्टकट है वो है स्पेस बार। हम व्यू पोर्ट में कहीं पे भी स्पेस बार दबाएंगे तो एनिमेशन प्ले होनी शुरू हो जाएगी, और अगर दोबारा से स्पेस बार दबाएंगे तो वो पॉज हो जाएगी। ओके, तो अब हम वीडियो में आगे चलते हैं और हमारा जो ये क्यूब है हम इसे एनिमेट करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इस बटन पे क्लिक करूँगा। इसे हम कहते हैं जंप टू फर्स्ट फ्रेम। अभी आप देखें कि हमारा जो ये ब्लू कलर का हेडर है ये 83 फ्रेम पे है। इस पर क्लिक करते ही फर्स्ट फ्रेम पे जंप कर गया है, जो कि हमारे टाइमलाइन का फर्स्ट फ्रेम है, यानी कि हमारे एनिमेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए हमें ब्लेंडर को बताना होगा कि वो कौन से फ्रेम पे किस पोजीशन पे हो। तो वो हम करेंगे की फ्रेम्स की हेल्प से। और उसके लिए हम अपने क्यूब को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे, एनिमेशन, और यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम। और हमारे पास ये इंसर्ट की फ्रेम मेन्यू आ गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये अलग अलग ऑप्शंस हैं जो कि डिफाइन करती हैं कि हमें जो की फ्रेम है वो किस पे लगाना है। फिलहाल के लिए हम अपने क्यूब को एक्स डायरेक्शन में एनिमेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसकी जो लोकेशन वैल्यूज़ हैं उस पर की फ्रेम लगाना होगा। तो यहाँ पे हम लोकेशन वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। अब अगर आप टाइमलाइन पे देखेंगे, जो हमारा पहला फ्रेम है उस पर यहाँ पे एक येलो कलर का डायमंड आ गया है, और जो ये डायमंड है वो की फ्रेम को डिनोट करता है, यानी कि हमारा पहले फ्रेम पे एक की फ्रेम लगा हुआ है। अभी हमारे जो क्यूब की फर्स्ट फ्रेम पे जो लोकेशन वैल्यूज़ हैं वो सेव हो गई हैं। अब हमारा जो ये हेडर है मैं इसे 100 फ्रेम पे ले चलता हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी जो क्यूब की जो पोजीशन है उसे चेंज कर देता हूँ। अब मैं इस क्यूब के जो लोकेशन वैल्यूज़ है उस पर एक और की फ्रेम लगाऊंगा। उसके लिए मैं फिर से ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाऊंगा, एनिमेशन और इंसर्ट की फ्रेम, या फिर इसका जो शॉर्टकट है आई। मैं कीबोर्ड पे आई प्रेस करूंगा, हमारे पास फिर से इंसर्ट की फ्रेम मेन्यू आ गया है। और इसमें जो हमारे पास ये लोकेशन वैल्यू है हम इस पर फिर से सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक और की फ्रेम लग गया है। अब जब हम इसे प्ले करेंगे तो आप देखोगे कि हमारा जो क्यूब है वो मूव हो रहा है। हमने सिर्फ 100 फ्रेम की और फर्स्ट फ्रेम की वैल्यू डिफाइन करी, और जो बाकी के जो बीच के फ्रेम है वो ब्लेंडर ने ऑटोमेटिकली अपने आप बना लिए। अब जब हम इसे एनिमेट कर रहे हैं आप देखोगे कि जो हमारा प्रॉपर्टी पैनल है उसमें इस क्यूब की जो लोकेशन वैल्यू है उसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। अभी ये येलो हो गया है, पहले ये ग्रे था, जैसे भी रोटेशन और स्केल का है। और जो ये येलो वैल्यूज़ हैं इनका मतलब ये है कि हम यहाँ पे की फ्रेम पे हैं और हमारी जो ये वैल्यूज़ हैं वो सेव हैं। अब अगर हम इस हेडर को मूव करेंगे तो आप देखोगे कि जो ये वैल्यूज़ हैं वो येलो से ग्रीन कलर में हो गई हैं। और इस ग्रीन कलर का मतलब ये है कि हम किसी की फ्रेम पे नहीं हैं, और जो ये वैल्यूज जनरेट हो रही हैं वो ब्लेंडर ने ऑटोमेटिकली जनरेट की हैं। अब हम वीडियो में आगे चलते हैं और हमारा जो ये हेडर है इसे हम 100 फ्रेम पे लेके आते हैं। उसके लिए या तो हम इस हेडर को मूव करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं, और या फिर हम इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं जो कि है जंप टू नेक्स्ट की फ्रेम। और इसे प्रेस करने से हमारा जो ये हेडर है वो ऑटोमेटिकली हमारे नेक्स्ट की फ्रेम पे स्नैप हो जाएगा। और इस केस में हमारा जो की फ्रेम था वो 100 फ्रेम पे था, तो इसलिए हमारा हेडर 100 फ्रेम पे आ गया है। अगर अब हम इस क्यूब की जो जी डायरेक्शन है उसे हम थोड़ा चेंज कर दें, आप देखोगे कि जो हमारी जो जी वैल्यू है वो येलो से ऑरेंज हो गई है। और इस ऑरेंज कलर का मतलब ये है कि हम किसी की फ्रेम पे तो हैं पर इसकी जो वैल्यू है वो सेव नहीं है। और अगर अब हम हमारा जो ये हेडर है इसे मूव करेंगे या एनिमेशन को प्ले करेंगे तो हमारा जो क्यूब है वो वापस से अपनी सेव्ड लोकेशन पे आ जाएगा जो कि 0 थी। और हमारी जो ये वैल्यू है अगर उसे सेव करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कीबोर्ड पे आई प्रेस करेंगे और लोकेशन पे हम दोबारा से एक की लगा लेंगे, या फिर हमारी जो ये वैल्यू है हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे रिप्लेस की फ्रेम। तो आप देखेंगे कि ये ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि हमारी जो ये जी डायरेक्शन की जो वैल्यू है वो सेव हो गई है। अब हम एनिमेशन दोबारा से प्ले करके देख लेते हैं। अब आप देखोगे कि जो हमारा जो क्यूब है वो अब जी डायरेक्शन में भी मूव हो रहा है।
किसी भी वैल्यू को की लगाने का हमारे पास एक और तरीका भी है। तो उसके लिए हमें जो ये छोटी छोटी डॉट्स दिख रही हैं वैल्यूज़ के आगे, इन पे क्लिक करना होगा। जैसे कि अभी मैं जो ये जी रोटेशन वैल्यू है इस पर की लगाना चाहता हूँ, तो मैं इस डॉट पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि जो ये डॉट है वो डायमंड शेप में कन्वर्ट हो गई है और जो जी की वैल्यू है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो गई है। इसका मतलब यहाँ पे की फ्रेम लग गया है। अब मैं अपने नेक्स्ट की फ्रेम पे जाता हूँ और जो मैं जी की वैल्यू है उसे मैं 360 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ, यानी कि फुल रोटेशन दे देता हूँ। अभी ये ऑरेंज होगी, यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो सेव नहीं है और जो हमारी डायमंड शेप है वो अभी एम्प्टी है। इस पर हम दोबारा से क्लिक करेंगे तो आप देखोगे जो डायमंड शेप है वो सॉलिड हो गई है और हमारी जो वैल्यू है वो येलो हो गई, यानी कि हमारा जो की फ्रेम है वो सेव हो गया है। अब जब हम इसे एनिमेट करेंगे आप देखोगे कि हमारा जो क्यूब है वो हमारी दी हुई वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली एनिमेट हो रहा है। अभी तक हमने इस वीडियो में ये देखा है कि हम मैनुअली की फ्रेम्स कैसे लगाएं, और अगर मैं ये चाहूँ कि जैसे ही मैं कोई वैल्यू चेंज करूँ तो ऑटोमेटिकली एक की फ्रेम लग जाए, उसके लिए हमें ऑन करना होगा ऑटो किंग ऑप्शन, जो कि टाइमलाइन पे यहाँ पे जो ये डॉट वाला बटन देख रहे हैं इसे कहते हैं। और ये काम कैसे करता है तो चलिए वो देख लेते हैं। उसके लिए मैं ये ऑप्शन को एक्टिवेट करूँगा और इस बार हम ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज़ हैं इन्हें एनिमेट नहीं करेंगे, बल्कि एनिमेट करेंगे एक मॉडिफायर, ताकि आप ये देख सकें कि हम ब्लेंडर में क्या क्या एनिमेट कर सकते हैं। और उसके लिए हम जाएंगे मॉडिफायर टैब में और ऐड करेंगे एक बेवल मॉडिफायर। मैं जाता हूँ 20th फ्रेम पे और यहाँ पे हम एक इनिशियल की फ्रेम लगा देते हैं। अब हम चलते हैं 80 फ्रेम पे और जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूँगा अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली की फ्रेम लग गया है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्रेम पे और एनिमेशन प्ले करने के लिए हम स्पेस बार प्रेस करेंगे। अब आप देखोगे कि हमारी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली ये हमारा जो क्यूब है वो एनिमेट हो रहा है। आपने देखा कि जो ये ऑटो किंग का ऑप्शन है ये कितना क्विक एंड ईजी है, बट ये क्विक एंड ईजी होने के साथ साथ इसमें एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस ऑप्शन में गलती क्या हो सकती है कि अगर मैं किसी फ्रेम पे हूँ और मैंने वैसे ही कुछ देखने के लिए मैंने कोई वैल्यू चेंज कर दी तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक की लग जाएगी, और अगर मैंने ध्यान ना दिया तो मेरी जो आगे की सारी एनिमेशन है वो ख़राब हो सकती है। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये ऑटो किंग का जो ऑप्शन है इसे यूज़ ना करें। तो फिलहाल के लिए हम भी इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं। तो आपने देखा कि हम ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं और जो हमारे मॉडिफायर्स हैं उन्हें भी चेंज कर सकते हैं। पर ब्लेंडर की जो एनिमेशन है वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडिफायर्स तक सीमित नहीं है, इसमें ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम एनिमेट कर सकते हैं। पर फिलहाल के लिए हम वीडियो में आगे चलते हैं और जो अब तक हमने नॉलेज गैदर की है उसे हम प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ये फाइल क्रिएट की है जिसे आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। जो इस सीरीज़ को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि हमारी जो 3rd क्लास थी उसमें हमने इस करैक्टर को बिल्कुल स्क्रैच से बनाया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है और आप भी ये करैक्टर बनाना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। अब हम वीडियो में आगे चलते हैं और एक बार इस सीन को अच्छे से समझ लेते हैं। इस सीन में हमारे पास ये रोबोट का करैक्टर है, ये बटरफ्लाई है और ये बैकग्राउंड है ये वही प्लेन है जो हमने हमारी 3rd क्लास में क्रिएट किया था। इसमें जस्ट जो यहाँ के 2 एजेस थे उन्हें एक्सट्रूड किया हुआ है ऊपर की तरफ और यहाँ पे 2 मॉडिफायर्स लगाए हुए हैं, एक बेवल मॉडिफायर और सब डिवीजन मॉडिफायर, और फिर से राइट क्लिक करके मैंने शेड स्मूथ कर दिया है। अब हम देख लेते हैं कि हमने कैमरा में क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं। उसके लिए मैं अपना कैमरा जो है उसे सिलेक्ट करूँगा और अब हम चलेंगे हमारी आउटपुट प्रॉपर्टीज़ पे और आप देखोगे कि जो हमारा रेजोल्यूशन है वो हमने सेट किया हुआ है 1080x1920, जो कि हमारी बेसिकली सोशल मीडिया की जो रील्स और पोस्ट्स होती हैं उनका साइज़ है। हम यहाँ पे जो फ्रेम रेट है उसे हम 24 से 30 FPS कर लेंगे। हम जो एनिमेशन करेंगे उसकी जो ड्यूरेशन है वो रहेगी 5 सेकंड्स की और हमारा जो फ्रेम रेट है वो है 30 FPS, यानी कि 30 फ्रेम्स पर सेकंड। तो हमारे जो टोटल फ्रेम्स बनेंगे 30 × 5 यानी कि 150 फ्रेम्स। तो हम यहाँ पे फ्रेम रेंज में जो हमारा स्टार्ट फ्रेम है उसे 1 रहने देंगे, पर जो एंड फ्रेम है उसे हम यहाँ पे कर देंगे 150। और अब हम एनिमेशन प्ले करेंगे तो आप देखोगे जैसे ही हेड हमारा 150 पे जाएगा ये स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा। तो हमारी जो एनिमेशन की ड्यूरेशन है वो रहेगी 150 फ्रेम्स यानी कि 5 सेकंड्स। अब हम वीडियो में आगे चलते हैं और हमारी एनिमेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो ये बटरफ्लाई है मैं इसे एनिमेट करूँगा और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ये बटरफ्लाई है वो हमारे 20th फ्रेम पे कैमरा में एंटर हो और 120th फ्रेम पे कैमरा से बाहर हो जाए। हमारा जो ये वाला व्यू पोर्ट है हम इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से चीज़ों को देख सकें कि हम क्या एनिमेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी जो ये वाली टूल बार है हम इसे हाइड करते हैं। उसके लिए मैं कीबोर्ड पे T प्रेस करूँगा और ये हाइड हो जाएगी।
फिर हमारे जो ये बाकी के ओवरलेज हैं इन्हें हाइड कर लेते हैं, और जो हमारा व्यू पोर्ट का जो शेडिंग है इसे हम सॉलिड में चेंज कर लेते हैं। इसे थोड़ा हम जूम इन कर लेंगे। अब हमें अच्छे से विजिबल हो रहा है कि हमारे कैमरा में क्या चीज़ रेंडर होगी। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ये बटरफ्लाई है वो 20th फ्रेम के बाद एंटर हो, तो मैं इसकी जो पोजीशन है उसे पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके लिए मैं कीबोर्ड पे G प्रेस करूँगा और फिर X एक्सिस को सिलेक्ट करूँगा और इसकी जो पोजीशन है उसे जस्ट कैमरा के बाहर फाइनल करूँगा। अब मैं इसकी जो लोकेशन वैल्यू है उस पर की लगाऊंगा। उसके लिए मैं कीबोर्ड पे I प्रेस करूँगा और लोकेशन सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं चलूँगा 120th फ्रेम पे और इसकी फिर से पोजीशन एडजस्ट करेंगे जस्ट कैमरा के बाहर। ओके, फिर से हम की फ्रेम लगाएंगे। अब एक बार इसकी एनिमेशन जो है वो प्ले करके देख लेते हैं। ओके, तो ये होगी इसकी बेसिक मूवमेंट। अब हम वापस चलते हैं अपने 20th फ्रेम पे और इसे Z डायरेक्शन में थोड़ा नीचे की तरफ कर देते हैं। इस बटरफ्लाई में हम जो रोटेशन वैल्यूज़ हैं उन्हें भी थोड़ा एनिमेट कर लेते हैं। तो मैं अपना जो हेडर है उसे 20th फ्रेम पे लेके आता हूँ और जो Y डायरेक्शन है यहाँ पे 40 टाइप करूँगा और इस डॉट पे क्लिक कर दूंगा की फ्रेम ऐड करने के लिए। अब मैं अपने इस हेडर को 120 फ्रेम पे लेके आऊँगा और यहाँ पे -40 टाइप करेंगे और फिर से की फ्रेम लगा देंगे। एक बार दोबारा से एनिमेशन प्ले करके देख लेते हैं। अब हम इसके जो विंग्स हैं उन्हें एनिमेट कर लेते हैं। उसके लिए मैं इन्हें सेलेक्ट करूँगा और अब इसकी जो ये XYZ रोटेशन वैल्यूज़ हैं इन्हें एक एक करके हम चेंज करके देखेंगे ताकि हम देख सकें कि हमें प्रॉपर एनिमेशन के लिए इसे किस डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो सबसे पहले हम X वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। नहीं, हमें X डायरेक्शन में रोटेट नहीं करना है। अब हम इसकी जो Y वैल्यू है उन्हें चेंज करके देख लेते हैं। ओके, तो प्रॉपर एनिमेशन के लिए हमें Y डायरेक्शन में इसे रोटेट करना है। मैं यहाँ पे इसे 40 टाइप कर देता हूँ और इसे की फ्रेम लगा देता हूँ। अब हम हमारा जो ये हेडर है इसे 10 फ्रेम्स आगे कर लेते हैं और यहाँ पे -40 कर देते हैं और इसे भी की फ्रेम लगा देते हैं। अब हम ये स्टेप जो है बार बार रिपीट नहीं करेंगे। हमारी जो ये विंग की एनिमेशन है इसे हम आगे कॉपी पेस्ट करेंगे। उसके लिए हम हमारे जो ये की फ्रेम्स हैं इन्हें सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके कॉपी या Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड पे Ctrl+C प्रेस करते हैं और जहाँ पे हमें इसे पेस्ट करना है, इस केस में हमें 40 पे पेस्ट करना है, तो हम 40 पे अपना हेडर ले जाएंगे और Ctrl+V प्रेस कर देंगे और इसी तरह से हम आगे की एनिमेशन को भी पेस्ट कर देते हैं। तो हमारी जो विंग्स की एनिमेशन है वो भी कंप्लीट हो गई है। इसे हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं एक बार। अब हमारा जो एक कैरेक्टर है उसके हेड को एनिमेट कर लेते हैं और हम इसे इस तरह से एनिमेट करेंगे जैसे कि वो इस बटरफ्लाई को देख रहा हो। उसके लिए हम इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और हम फर्स्ट फ्रेम पे चलेंगे और यहाँ पे हम इसकी जो रोटेशन वैल्यूज़ हैं उनको की फ्रेम दे देंगे। अब हम चलेंगे 20th फ्रेम पे और इसकी जो पोजीशन है उसे हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे जैसे कि वो इस बटरफ्लाई को यहाँ पे देख रहा हो। मैंने इसके हेड को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, तो हम इसे यहाँ पे भी एक की फ्रेम दे देते हैं। अब हम चलेंगे हमारे 120 फ्रेम पे और यहाँ पे भी इसकी जो हेड की पोजीशन है उसे सेट कर लेते हैं और यहाँ पे भी इसे की फ्रेम ऐड कर देते हैं। अब हम चलेंगे हमारे 140 फ्रेम पे और यहाँ पे हम इसकी जो हेड की पोजीशन सामने की तरफ कर देंगे जैसे कि फर्स्ट की फ्रेम पे थी। उसके लिए मैं हमारा जो ये फर्स्ट की फ्रेम है इसे कॉपी करूँगा Ctrl+C से और 140 पे यहाँ पे Ctrl+V प्रेस कर दूंगा। ओके, तो हमारी जो इसकी हेड की एनिमेशन है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो हम एक बार दोबारा से एनिमेशन प्ले करके देख लेते हैं। ओके, हमारे इस कैरेक्टर की जो एनिमेशन है उसे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करने के लिए इसकी जो आइज़ हैं उन्हें ब्लिंक करवाएंगे और ब्लिंक करने के लिए जो इसकी Z डायरेक्शन की जो स्केल वैल्यूज़ हैं उन्हें एनिमेट करेंगे। अभी हम 140 फ्रेम पे हैं और इसकी जो Z डायरेक्शन की जो स्केल वैल्यू है वो है 1। यहाँ पे हम एक की फ्रेम लगा लेते हैं। अब हम आते हैं 5 फ्रेम आगे यानी कि 145 पे और यहाँ पे कर देते हैं हम 0.01, ऐसे भी की फ्रेम लगा देते हैं। अब हम 5 फ्रेम और आगे आते हैं यानी कि 150 फ्रेम पे
और यहाँ पे इसे वापस से 1 कर देते हैं और इसे की फ्रेम लगा देते हैं। अब जब हम एनिमेशन प्ले करेंगे तो आप देखोगे कि इसकी जो आइज़ हैं वो ब्लिंक हो रही हैं। ओके, हमने अपने इस कैरेक्टर की जो एनिमेशन है वो कंप्लीट कर ली है और इसके जो मटेरियल्स हैं वो ऑलरेडी इस फाइल में लगे हुए हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो एनिमेशन है उसे रेंडर कैसे करते हैं और सेव कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारी जो रेंडर प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा जो रेंडर इंजन है वो साइकिल्स पे है, डिवाइस GPU कंप्यूट पे है और जो रेंडर के सैम्पल्स हैं वो हैं 64 और DNOS चेक है। ओके, अब हम देखेंगे हमारी आउटपुट प्रॉपर्टीज़। हमने हमारा जो फ्रेम रेट है और जो फ्रेम रेंज है वो ऑलरेडी सेट कर रखे हैं, पर एनिमेशन को रेंडर करने से पहले एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि जो उसकी आउटपुट डायरेक्टरी यानी कि जिस फोल्डर में वो सेव होगी वो हमें पहले से सिलेक्ट करनी होगी। और उसके लिए हमें जो ये आउटपुट यहाँ पे नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और इस फोल्डर आइकन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमें रेंडर सेव करना है उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे एक्सेप्ट पे। और इसके बाद में हम इसका जो आउटपुट फॉर्मेट है वो सिलेक्ट करेंगे और जो फाइल फॉर्मेट है यहाँ पे हम इसे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ हमारे पास इमेज फॉर्मेट्स हैं जिससे कि हम इमेज सीक्वेंस रेंडर कर सकते हैं एनिमेशन की, यानी कि हर फ्रेम की एक अलग इमेज रेंडर होगी जिन्हें हम बाद में किसी भी कंपोजिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से वीडियोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट वीडियो आउटपुट निकालने के फॉर्मेट्स हैं। तो फिलहाल के लिए हम जो ये लास्ट फॉर्मेट है हम इसे सिलेक्ट करेंगे और एनकोडिंग पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ कंटेनर में हम MPEG-4 सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारा जो आउटपुट है वो MP4 फॉर्मेट में निकले और बाकी की जो सेटिंग्स हैं उन्हें हम एज इट इज़ रहने देंगे। फिर हम चलेंगे हमारे रेंडर मेन्यू में। पहले हम यहाँ पे रेंडर इमेज पे क्लिक करते थे जिसका शॉर्टकट था F12। अब हम क्लिक करेंगे रेंडर एनिमेशन में जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल F12। अब आप देख सकते हैं कि एक एक करके सारे फ्रेम्स हमारे रेंडर हो रहे हैं। जब ये सारे फ्रेम्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे दिए हुए आउटपुट फोल्डर में हमारी इस कंप्लीट एनिमेशन की एक वीडियो मिल जाएगी जो कि आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट कर सकते हैं। और हाँ, मुझे टैग करना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।